नमस्कार। हरिद्वार जनपद में जुझारू कहिए, संघर्षशील कहिए, एक ऐसे चेहरे से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है राजीव चौधरी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में। आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं, किसान कांग्रेस में भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है और इन सभी प्रकोष्ठों से होते हुए आज आप हरिद्वार जिला के मुख्य उसके जो हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है अध्यक्ष जी। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कांग्रेस से संबंधित ही है। जी। कांग्रेस में जो गुटबाजी है, आपको नहीं लगता ये भाजपा को मजबूत कर रही है, कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है? देखिए, जो हमारा संगठन है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। जी। और आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के अंदर है, बाकी पार्टियों के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कई बार गलत तरीके से लोग उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं और जो हमारे विपक्षी दल हैं वो उस बेबाकता को, उस लोकतांत्रिक अधिकारों को गुटबाजी का रूप कई बार दे देते हैं। वैसे कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जिसमें गुटबाजी ना हो, और हमारी पार्टी से ज़्यादा तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आपकी मुखर होकर सामने आ जाती है। हाँ। उनकी छुपी रहती है। हाँ, उनकी क्या है कि उनका कुछ एक संगठन, उनका जो मातृ संगठन का जो पितृ संगठन ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है कि उसका पार्टी के फैसलों पे बहुत बड़ा अधिकार है, रोल है। तो उन लोगों की नाराज़गी मोल ना लेने की वजह से जो बड़े नेता हैं वो कई बार अपनी जबान को दबा लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ गुटबाजी नहीं है। हमसे ज़्यादा गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चौधरी साहब, ठीक है, हर पार्टी में आपके गुटबाजी होती है, सब जगह होती है, हर परिवार में होती है, एक भाई भाई में होती है, ये बात मान ली जाए। लेकिन गुटबाजी नुकसान करती है, ये तो आप स्वीकार करते हैं? जी बिल्कुल, उसका नुकसान होता है। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी आज सत्ता से बाहर है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी भी एक उसका मुख्य बिंदु है। मैं देखिए, मेरी आदत रही है कि पार्टी के जो मतलब पार्टी रही हो या किसी भी विषय रहा हो, सामाजिक विषय रहा हो, मैंने अपनी बात को हमेशा बेबाक तरीके से रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर उसको छुपाने का प्रयास करते हैं तो कई बार आदमी गलत ट्रैक पर चला जाता है। जी। मैं एक सच को छुपाने के लिए 10 झूठ। मैं उसे गुटबाजी का रूप नहीं देना चाहता हूँ। जो 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसका एक पूरा देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक मैसेज जा रहा था। चाहे मीडिया हो, चाहे क्षेत्र की हो, चाहे उत्तराखंड की, आप कहीं भी चर्चा कर लें, हर जगह ये चर्चा थी कि कांग्रेस के भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल। और फिर जब सरकार नहीं बन पाई तो लोगों ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी, उस गुटबाजी की भेंट चढ़ गई, हम सरकार नहीं बना पाए। मेरा उसमें थोड़ा सा अलग है मानना। गुटबाजी क्यों पैदा हुई, विषय ये है। गुटबाजी हर पार्टी के अंदर होती है, लेकिन सरकार 2022 के चुनाव में ऐसी क्या स्थिति हुई कि हम सरकार से चूक गए। तो मैं गुटबाजी उसका मेन कारण नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ उसमें स्वयं स्वार्थ, निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ। हाँ, कुछ लोगों का निजी स्वार्थ था कि वो पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने ये एक मैसेज देने का काम किया उत्तराखंड के अंदर कि पहले आप मुझे तैयार कीजिए, मेरे नाम की घोषणा कीजिए। 2-3 नेताओं ने इस बात को रखा कि आप मुझे तैयार करिए। उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर एक माहौल बना दिया कि कांग्रेस में सिर फुटबॉल हो रही है। उस सिर फुटबॉल का कारण ये था कि सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हमारे कुछ नेता लग गए और वो फिर उसका रिजल्ट 2022 के टिकटों में हम लोग व्यस्त रहे। महीनों हमारा संगठन जो था टिकट वितरण करने में लगे रहे। उधर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में तैयारी कर रही थी और हम टिकट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो उस वजह से कि मेरे अपने चहेतों को टिकट दिलाने के चक्कर में पार्टी की बात ना करके स्वयं की बात करना नुकसानदायक है। अच्छा, मौजूदा समय में अभी आप सत्ता से बाहर हैं जी, लेकिन जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं आपके फिलहाल जी, उनमें और जो संगठन के व्यक्ति हैं उनमें भी तालमेल नहीं नजर आता, क्या करना? देखिए, आप कैसे देखते हैं? मैं उसको ऐसे देखता हूँ। मैं शुरू से ही संगठन में काम करता रहा हूँ। 2007 में मैं हरिद्वार जनपद का जिलाध्यक्ष बना युवा कांग्रेस में, उसके और 2011 तक मैं रहा। उस बीच में एक चुनाव आया लोकसभा का 2009 का, जिसमें युवा कांग्रेस ने बहुत अच्छी मेहनत की।
2008 में कार्यक्रम हमने चलाया था चलो गांव की ओर। जी जी। मैं पहला जिला अध्यक्ष था पूरे देश में जिसने ग्राम पंचायत स्तर पर उस समय संगठन खड़ा करने का काम किया। 302 ग्राम पंचायत हरिद्वार जनपद के अंदर थी और लगभग 80-85% ग्राम पंचायतों में हमने उसमें संगठन बनाया, न्याय पंचायत में संगठन बनाया और नए नए युवाओं को जोड़ कर पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा किया। और वो उस समय जो युवा कांग्रेस के साथी थे वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ काम नहीं कर रहे, वो पार्टी के लिए काम, विचारधारा के साथ, पार्टी और पार्टी की विचारधारा के साथ थे। उसका रिजल्ट आया कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीते। प्रत्येक विधानसभा में हम अपने बढ़तली 14 की 14 विधानसभा में आगे आए हम और हरिद्वार जनपद की 11 की 11 विधानसभाओं में हम भारी बहुमत से जीते और हमारे लोकसभा सांसद बने माननीय हरीश रावत जी, केंद्रीय मंत्री बने। मैं कई बार जब ये आकलन करता हूँ, सब चीज़ों को देखता हूँ, जब भी पार्टी चुनाव में होती है, कांग्रेस में मैंने खासकर देखा है, सच्चाई बोलने की मेरी आदत है, मैं स्वीकार करता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि चुन जाता है फिर वो संगठन के साथ नहीं चलना चाहता, दूरियां बना लेता है संगठन से। उसकी अपनी पता नहीं क्या मजबूरियां होती हैं कि वो संगठन के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद तो मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति हार जाता है तो वो सारा आरोप संगठन के ऊपर मढ़ देता है कि संगठन ने काम नहीं किया इसलिए मैं चुनाव हार गया। और जो जीत जाता है वो जीतने के बाद ये कहता है कि मेरी अपनी मेहनत से मैं जीत गया। मतलब अगर बुरा हो गया तो दोष संगठन को मढ़ दो, बढ़िया हो गया तो श्रेय खुद ले लो। तो उसका यही कारण है। और मैं बड़ी बेबाकी से कहता हूँ, मेरे जनपद में 2 विधायक हैं मेरी पार्टी के, दोनों युवा हैं, नौजवान हैं और मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि नौजवान जीत कर आते हैं। लेकिन मैं जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी का, आज तक तो किसी विधायक ने मेरे से फ़ोन करके पूछा नहीं है कि अध्यक्ष जी आप इसके जिला अध्यक्ष हैं, किसी गांव में हमें काम करना है अपनी विधायक निधि से, राज्य योजना, जिला योजना से, कोई से विधायक ने आज तक ये नहीं पूछा कि जिला अध्यक्ष जी आपके विचार से हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए। किसी विषय में आज तक राय नहीं ली गई। संगठन की मीटिंग होती है उसमें भी कोई सहयोग नहीं होता है। तो ये कारण है, पता नहीं उनका अपनी क्या सोच रहती है जीतने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत का आया उसको संगठन को महत्व देना चाहिए, संगठन के कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए, जो संगठन के लोग ग्राम स्तर पर काम कर रहे हैं उनको महत्व देना चाहिए। काम ही नहीं करेगा अगर आप महत्व नहीं देंगे, हाँ यही विमुक्त आ जाएगी। उसके कई बार फिर हम कितना भी प्रयास कर लें उस कार्यकर्ता को पार्टी के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। उस कार्यकर्ता का सवाल होता है कि मैंने दिन रात पार्टी के लिए चुनाव में काम किया लेकिन जीतने के बाद हमारे विधायक या हमारे एमपी या हमारे जिला पंचायत सदस्य ने हमसे बात नहीं की। तो ऐसी कंडीशन होती है कई बार, लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं। और फिर जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव में जाते हैं और जब वो कार्यकर्ता खड़ा नहीं होता तो फिर दोष संगठन को देते हैं। अच्छा, अभी आपकी जो प्रदेश अध्यक्ष है मौजूदा जी, काफ़ी समय हो गया जी, लेकिन आपकी पीसीसी का अस्तित्व कहीं प्रदेश में नज़र नहीं आता, ना कहीं डिक्लेयर है ना कोई घोषणा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 2022 की चुनाव जब हम हारे तो उस हार में कार्यकर्ता का मनोबल बहुत बुरी तरह से डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि कार्यकर्ता ये देख रहा था कि 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, मेरी सरकार आ रही है और सरकार बनने के बाद हम अपनी सरकार के माध्यम से जनहित में ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। सब सपने कार्यकर्ता ने अपने दिमाग में बुन रखे थे। बिल्कुल। और अचानक से हम बुरी तरह चुनाव हार के केवल 19 विधायक नहीं जिता पाए। तो उसका नतीजा हो गया कार्यकर्ता का मनोबल एकदम बहुत बुरी से डाउन हो गया। उस स्थिति में पार्टी हाईकमान ने करण महाराज जी को इस प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी दी। और मैं ये समझता हूँ कि उस समय वह जिम्मेदारी उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ लोग बहुत बारीकी से राजनीति को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करती है, वहाँ करण महाराज जी के लिए उस समय वो अध्यक्ष का जो था सबसे बड़ा कांटों भरा ताज था। लेकिन उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करा और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए वो मैदान में आए। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बहुत से हमारी पार्टी के लोगों ने आज तक संगठन के उनके कार्यक्रमों का भी उनका साथ नहीं दिया। अगर वो उनके पास जिम्मेदारी रहती है तो वो सोचते हैं कि सब मेरे साथ हो, लेकिन अगर कोई और बनेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन करण महाराज जी वो जीवट योद्धा हैं कांग्रेस के कि जब उन्हें देखा कि मुझे कोई साथ नहीं दे रहा, उसके बावजूद वो अपने साथियों को साथ लेकर प्रदेश के अंदर भ्रमण पर निकले। और आज 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, उस व्यक्ति ने मुश्किल से, मुझे तो लगता नहीं 10 रात अपने घर में कभी गुजारी हो। लगातार क्षेत्र में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं और धीरे धीरे उन्होंने जनपदों में ब्लॉक स्तर पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा किया। उस मनोबल का नतीजा ये आया कि
कि धीरे धीरे लोगों को लगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये लगा कि हाँ हमारा नेतृत्व हमारे साथ खड़ा, हमारा नेतृत्व हमारे मजबूत नेतृत्व है। तो जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र लग रहा था और करण महाराज जी ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया, देखिए उनके पास ना तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, ना उनके पास जिला कांग्रेस कमेटी थी, उस समय जिलाध्यक्ष भी नहीं थे, और उन्होंने बगैर संगठन के हजारों हजार की संख्या इकट्ठी करके ऐसे मतलब दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ पहाड़ में 200 आदमी इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ उन्होंने कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करके विधानसभा घेराव का इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि 5 बैरिकेड जो पुलिस ने व्यवस्था की थी, क्योंकि उनकी एलआईयू ने जो उन्हें सूचना दे रखी थी कि कांग्रेस के कितने लोग आएंगे, उनकी आकलन से 4-5 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे, और उसका नतीजा हो गया पुलिस के बैरिकेड कमज़ोर पड़े और कांग्रेस का कार्यकर्ता करण महाराज जी के नेतृत्व में विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गया। तो ये उनकी मेहनत का नतीजा है। धीरे धीरे उन्होंने अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करा ली है। हाँ, थोड़ी सी लेट हो रहा है पार्टी हाईकमान का। पार्टी हाईकमान को सोचना चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को, कि एक सेनापति बगैर सेना के किस तरह से अपने फील्ड में काम करेगा। अगर उनकी प्रदेश कमेटी जल्दी डिक्लेयर हो जाती है तो मुझे उम्मीद है कि करण मेहरा जी और ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से कांग्रेस को एकजुट कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारे पास 2 चुनाव की चुनौती है, निकाय चुनाव की चुनौती है और लोकसभा की चुनौती है। तो ऐसे में मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय हाईकमान से कि उनकी जो प्रदेश कमेटी से जल्दी से अप्रूव किया जाए और लागू किया जाए, ताकि वो अपने लोगों को काम बांटें और पार्टी को एक बढ़िया तरीके से काम करने का मौका मिल सके। जब मौजूदा समय में जो कांग्रेस की हालत है छुपी भी नहीं है, हिलोरे ले रही है उत्तराखंड में। केंद्र में तो राहुल गांधी जैसा भी कर रहे हैं, मजबूती की तरफ लोग कह रहे हैं कि बढ़ रही है, लेकिन उत्तराखंड में वो मजबूती आती दिख नहीं रही। तो आप संगठन में जिए हैं, संगठन के साथ रहे हैं हमेशा, अपने संगठन की राजनीति की, चुनाव की राजनीति कम करी। आज मौजूदा समय में आप संगठन के सामने कौन सी समस्याएं देखते हैं उत्तराखंड में? सबसे पहली समस्या तो यही है कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं जो भी लोग, वो संगठन को उस तरीके से मदद नहीं कर रहे संगठन चलाने। जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे वो विधायक हों या एमपी हों, उन लोगों में और संगठन में दूरियां हैं और इसका नुकसान पार्टी को होगा। जब तक चुना हुआ प्रतिनिधि, जिसको लोगों ने चुना है, वो प्रतिनिधि संगठन के साथ खड़ा नहीं दिखेगा, तब तक कांग्रेस का मैसेज अच्छा नहीं जा सकता है। हो क्या रहा है कि 2 शक्ति केंद्र बन जाते हैं हर जनपद के अंदर, एक जिला संगठन का शक्ति केंद्र और एक जनप्रतिनिधि का शक्ति केंद्र। लेकिन उससे हो सकता है किसी चापलूस टाइप के लोगों को फ़ायदा होता हो, किसी दूसरे तरह के लोगों को, ठेकेदार टाइप के लोगों को फ़ायदा होता हो, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होता है। कांग्रेस का जो वर्कर है, जिसने सालों मेहनत करके अपने ग्राम में, अपने वार्ड में, अपने बूथ पर पार्टी को खड़ा किया है, और जब उसका जनप्रतिनिधि उसकी सुनवाई नहीं करेगा, उसके सुख दुख में नहीं खड़ा होगा, तो उसका मनोबल डाउन होगा, तो कांग्रेस का मनोबल भी डाउन ही होगा, बढ़ नहीं सकता है। तो मेरा तो यही निवेदन रहता है हमेशा कि संगठन के लोगों के साथ, जो किसी जनप्रतिनिधि से कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, लेकिन उन्हें क्या होना चाहिए कि अब संगठन के लोगों के साथ मिलकर और बेहतर पार्टी को कैसे खड़ा किया जा सकता है और चीज़ें कैसे ठीक की जा सकती हैं, तो उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है लंबे समय तक, तो जितनी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई हैं, चाहे आरबीएस के हो, क्लिनिकल स्टेट कानून बनाए हैं, मेडिकल के कानून हो, शिक्षा का कानून हो, आरटीई है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इन कानूनों का पहरा भी अगर कांग्रेस दे ले, आप हरिद्वार की आप जिला अध्यक्ष हैं, हरिद्वार के कॉलेजों में जो स्कूल्स हैं उनमें आरटीई नाम मात्र के लिए लागू है। बिल्कुल, अगर आप उन परिवारों को ही अपने आप से जोड़ लें जो आरटीई का लाभ ले सकें, तो कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जब हम सत्ता में होते हैं और जो जनहित के फैसले हमने लिए होते हैं, हम उनको उस तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाते हैं। जैसे आधार कार्ड जब हम लेकर आए तो नरेंद्र मोदी जी उसका विरोध करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी उसी आधार से हर चीज़ को लिंक करने की कोशिश करते हैं। मनरेगा के लिए तो नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री रहते हुए उसे कांग्रेस का स्मारक बता दिया था, और जब कोरोना की स्थिति देश में आई तो उसी मनरेगा ने इस देश को बचाया। तो कोई तो कह रहा है ये बात, और क्यों नहीं बता पाते? हाँ, और ये कांग्रेस का ही जिगर था कि उसने सूचना का अधिकार जैसा कानून देश के लोगों, आम व्यक्ति के हाथ में दिया कि वो एक प्रधानमंत्री की भी सूचना मांगने का अधिकार दिया। तो
ये कांग्रेस का जिक्र था। नरेंद्र मोदी जी ने तो उसका गला घोंट दिया है उस कानून का। लेकिन आप देखो कि मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी में इतना जिक्र था कि उन्होंने ये अधिकार दिया है आम आदमी को कि आप मेरी जानकारी ले सकते हैं। उससे भी उसका नुकसान भी हुआ है। उससे भी लाभकारी RTE है। हाँ, RTE, गरीब आदमी के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। जो योजना हम शिक्षा का अधिकार लेकर आए, राइट टू RT, वो हमारा अधिकार दिया एक व्यक्ति को, जो बच्चा पढ़ सकता है और उसको गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, ये कांग्रेस की UPA सरकार की देन थी कि उसको उसके ये अधिकार दिया। नहीं चौधरी साहब, यहाँ तो आप जिला अध्यक्ष हैं, आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं करा पा रहे हैं? देखिए उसकी टीम की कमी है, या राजनीतिक लोग आपके आड़े आ रहे हैं आपकी पार्टियों के, क्या ऐसा कारण है जो RTE हरिद्वार में लागू नहीं हो पा रही? देखिए ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ NSUI संगठन, एक छात्र संगठन है, वो कॉलेजों में इन चीज़ों का प्रचार करता है। उसका काम है कि शिक्षा से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो छात्रों के बीच में लेकर जाएं, उनका ध्यान रखें। तो वो धीरे धीरे कर रहे हैं काम, लेकिन हो सकता है कि उस लेवल पर ना हो रहा हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और होगा धीरे धीरे। और बहुत अच्छा विषय आपने उठाया कि एज ए जिलाध्यक्ष मुझे भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तो हम उस पर ध्यान भी देंगे। और जो कांग्रेस ने 10 साल के शासन में देश में योजनाएं लागू की थी, उन योजनाओं को लेकर हम जाएंगे। क्योंकि मैं 2011 तक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, उसके बाद फिर किसान कांग्रेस में थोड़े समय मुझे काम करने का मौका मिला, और अभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए मुझे 4-5 महीने हो गए हैं, 3-4 महीने। तो धीरे सबसे पहले तो मेरी चुनौती ये है कि मैं एक मजबूत संगठन खड़ा करूँ। और अभी हम BLA पे काम कर रहे हैं। हम बूथ पे प्रत्येक एक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति को खड़ा करने का काम करें, जिसमें लगभग हम 70% अब तक तैयार कर चुके हैं। और ब्लॉक कमेटियों, न्याय पंचायत पर, उसके बाद हम ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा करेंगे, बूथ कमेटियाँ बनाएंगे। तो पहला फोकस हमारा ये है। उसके बाद जब हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो प्रचार प्रसार करना आसान होता है। चलिए, मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है कड़वा हो जी। जब चुनाव चल रहे थे, आपके एक बड़े लीडर ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही थी। ना, ये कहीं नहीं कही। ये तो एक नहीं, मैं कुछ और, चलो नहीं कही, चलिए आप उनके नाम से सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी यदि कांग्रेस की सरकार आती है। तो क्या इसका आपको नुकसान हुआ या नहीं? मेरा सवाल ये है, ये नहीं किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, या अफवाह थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या इसकी वजह से भाजपा को फायदा हुआ? बिल्कुल। हरिद्वार जनपद में नहीं हुआ, लेकिन बाकी जनपदों में BJP को फायदा हुआ। उसको पहाड़ी क्षेत्रों में फायदा हुआ, क्योंकि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी कम है, नाम मात्र के लिए। तो वो लोग ध्रुवीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी उसे कामयाब हुई। और उस झूठे प्रोपेगेंडे का क्या फ़ायदा भाजपा को होगा, इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में उसका जिक्र करते हैं। हाँ, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह अगर उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो वो ये सीधा सीधा संदेश है कि वो फिर RSS और भाजपा का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा था। और कभी भी उन नेताओं ने ऐसा नहीं कहा। वो किसी कांग्रेस के वर्कर की, जो मुस्लिम समाज से रहा होगा, उस वर्कर की इच्छा रही होगी कि ऐसा होना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत राय थी, लेकिन उसको घुमा के राय को कांग्रेस के नेतृत्व से जोड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा था। और हमारे तो मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी ने कहा कि अगर वो बयान कहीं किसी न्यूज़पेपर मैंने दिया है तो उसकी कटिंग लाओ, 5 लाख का इनाम ले लो। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला ऑफर दिया गया, आप 5 लाख रुपये कमा सकते हो इसमें, लेकिन आज तक कोई पेश नहीं कर पाए। तो चलिए, अगर आपको नुकसान होता दिख रहा था, वो तो प्रदेश लेवल की बात थी, पर आज हरिद्वार जिले की कमान आपके हाथ में है जी। अगर आगामी चुनाव में इस तरह की कोई अफवाह आती है, उससे निपटने के लिए आपके पास कोई साधन है? बिल्कुल, और उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया को लेकर एक संगठन, वैसे तो सोशल मीडिया हमारे प्रदेश लेवल पर है, लेकिन मेरे जिला कांग्रेस कमेटी में भी मैं 2-3 लड़के ऐसे एक्सपर्ट जो सोशल मीडिया में जानकारी रखते हैं, उनको हम नियुक्त करेंगे और उनकी जिम्मेदारी मॉनिटरिंग पर भी लगाऊंगा। मैंने ये सोचा है कि मेरे ज़िले के अंदर हम कांग्रेस का एक कुछ लोगों की ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी, उनकी सोशल मीडिया हैंडलों पे क्या प्रचार प्रसार किया जाए, उस पर भी हम निगाह रखनी जाएगी। अनुशासन पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं होगा कि जनपद के अंदर कोई कांग्रेस का वर्कर भी कुछ भी कहीं कर जा रहा। कोई एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ होती है कि कोई भी नेता अपना प्रोग्राम लगा देता है, संगठन को विश्वास में नहीं लेते। तो जो पहले कभी हम छोटे छोटे NSUI के टाइम पे सुनते थे कि जिलाध्यक्ष से परमिशन लेके ही नेता का जिले में कार्यक्रम करेंगे, तो उसकी सूचना सब कांग्रेस के लोगों को चली जाती है। उसका नुकसान ये होता है, जब नेता संगठन को विश्वास में नहीं लेता है कार्यक्रम लगाने से पहले,
तो उसका नुकसान होता है कि वो प्रत्येक कांग्रेस के वर्कर तक सूचना नहीं पहुंच पाती। फिर वो अपना गुस्सा होता है कि मेरे, अब मान लिया मेरे ही गांव में कोई नेता घूम के चला जाए और मुझे जानकारी ना हो, तो फिर ऑटोमेटिकली बुरा लगेगा कि भाई मेरा नेता आया और मैं उसका स्वागत भी नहीं कर पाया अपने गाँव में। चलिए, चीज़ों पर गौर करेंगे। आप थे राजीव चौधरी, जो बड़े जुझारू, कर्मठ, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। और यदि कांग्रेस की मैं सबसे बड़ी कमी मानता हूं तो वो ये कि कांग्रेस वीआईपी कल्चर में ज़्यादा विश्वास रखती है और युवाओं को, और जो कर्मधार लोग हैं जिनका काम करने का मन है, जिनमें काम करने की लालसा है, उनको कम मौका मिलता है। चाहे वो उदाहरण राजस्थान का हो या उत्तराखंड का हो या कहीं का भी हो, पता नहीं कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है। लेकिन फिलहाल हम बात हरिद्वार कांग्रेस की कर रहे हैं। हरिद्वार कांग्रेस अगर राजीव चौधरी के हाथ में है और राजीव चौधरी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो उम्मीद लगती है कि हरिद्वार में वो सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष दे पाएंगे। ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी आपके लिए हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी कृपया करें। धन्यवाद।